when the only area that prevents a gross complete resection of the tumor is vascular involvement. ठीक है, तो ओनली एरिया ये रहना चाहिए कि इसको अपन ने कर दिया तो फिर R0 है, देन वी कैन अटेम्प्ट। कब कर सकते हो आगे आएगा, है ना। एक चीज तो R0 अचीवेबल होना चाहिए, सेकंड रिकंस्ट्रक्शन का ऑप्शन रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि निकाल तो दिया पर रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रहा, दो चीज मीट होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर सोसाइटी ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी ने 2009 में बोला कि पैंक्रियाटिकोडोनेक्टमी विद वीनस रिसेक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन इज स्टैंडर्ड ऑफ केयर इन ट्रीटमेंट ऑफ पैंक्रियाटिक एडिनो। वीनस को परमिशन मिल गई कब, 2009 में। ठीक है, आर्टेरियल रिसेक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग पीडी वाज आल्सो पार्ट ऑफ अर्ली रीजनल पैंक्रियाटेक्टमी अप्रोच, बट ये बीच में इतना जो इसका पॉपुलरिटी है वो नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ टेक्निकल डिफिकल्टीज ड्यूरिंग ऑपरेशन रिजल्टिंग इन हायर मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। वेन का जल्दी प्रोपागेट हो पाया, वेन से आउटकम जल्दी मिलने भी लग गए। आर्टरी में उतना एक्सपर्टीज भी नहीं था तब तक और एसोसिएटेड मॉर्बिडिटी ज्यादा थी, तो उतना गेन नहीं हो पाया। बट अभी वापस से वो ट्रेंड में है, वापस लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। In addition to technical advances in surgery, advances in systemic chemotherapy have also resulted in improved response rates and prolonged survival. ठीक है, तो कीमोथेरेपी और कीमोरेडियोथेरेपी से भी रेस्पॉन्स मिलने लग गए पैंक्रियाटिक कैंसर में, तो फिर जो पहले अनरिसेक्टेबल लग रहे थे उस तरफ अटेम्प्ट लिए जाने लगे, तो उससे भी इस फील्ड में डेवलपमेंट हुआ। Neoadjuvant therapy also allows for selection of patients with biologically responsive tumors, ना, to be considered for major vascular resection and reconstruction. इतना बड़ा सर्जरी अपन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो अपने को नियोएडजुवेंट कीमो या कीमोरेडियो या कीमोथेरेपी एक एडवांटेज ये भी देता है कि बायो सेलेक्ट करने में हेल्प करता है। प्री ऑप प्लानिंग कैसे करेंगे, तो सीटी करेंगे। ठीक है, सीटी के बेस पे अपन ने डेवलप किया है, किसने, विस्कॉन्सिन ने, और इसी को नेशनल कंसेंसस गाइडलाइंस बोल के इन्होंने रिलीज भी किया है। क्या है ये देख लेते हैं। तो इनके सीटी के बेस पे इन्होंने डिवाइड किया है रिसेक्टेबल पैंक्रियाटिक कैंसर, बॉर्डरलाइन रिसेक्टेबल और लोकली एडवांस। ठीक है, लोकली एडवांस। तो रिसेक्टेबल सबसे पहले ट्यूमर आर्टरी रिलेशनशिप। तो रिसेक्टेबल में कोई आर्टरियल अबटमेंट नहीं होना चाहिए। किस किस आर्टरी का, सीलियक एक्सिस, एसएमए और हेपेटिक आर्टरी। वेन में भी अबटमेंट हो या नर्विंग हो तो वो लेस देन 50% होना चाहिए रिसेक्टेबल के लिए। ठीक है, आर्टरी में कोई कांटेक्ट नहीं, वेन में लेस देन 50% और एक्स्ट्रा पैंक्रियाटिक डिजीज कोई एविडेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर आता बॉर्डर लाइन रिसेक्टेबल। बॉर्डर लाइन में आर्टरी को 180 डिग्री तक, ठीक है ना, सीलियक एक्सिस और एसएमए अबटमेंट ऑफ लेस देन 180 डिग्री, और हेपेटिक आर्टरी अबटमेंट और शॉर्ट सेगमेंट एनकेसमेंट, है ना। हेपेटिक आर्टरी का इवन 360 डिग्री भी हो बट शॉर्ट सेगमेंट हो और सीलियक एक्सिस तक नहीं पहुंच रहा हो, ठीक है ना, तो ये सारी कंडीशन जब मीट हो जाएंगी तो वो बॉर्डर लाइन बोल सकते हैं अपन। ये आर्टरी का तो सेम ही है ना, अपना एनसीसीएन वाला ही है ना। हाँ हाँ, ऑलमोस्ट वही है। हाँ, नहीं एलएपीसीए भी अलग है, विस्कॉन्सिन वाला है ना ये। हाँ हाँ, इस पे आजकल मतलब चल रहा मामला, ये आ सकता है, ये पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है एलएपीसी। ठीक है, तो बॉर्डर लाइन में सीलियक एक्सिस एसएमए का अबटमेंट हो तो लेस देन 180 डिग्री। हेपेटिक आर्टरी का भी वो टर्म तो है, अगर 360 डिग्री भी है तो शॉर्ट। बैकग्राउंड में सतीश का आ रहा है क्या? बोलो भाई, शांति मल बचाओ। वो अपना डिस्कस कर रहे हैं, आवाज नहीं आ रही क्या? बैकग्राउंड नॉइस थोड़ा आ रहा है। अब थोड़ा चलने दो, वो उधर बातें कर रहे हैं दूर। ठीक है, बॉर्डर लाइन रिसेक्टेबल में सीलियक एक्सिस और एसएमए अपना लेस देन 180 डिग्री रहेगा और हेपेटिक आर्टरी शॉर्ट सेगमेंट रहेगा। ठीक है, वेन में क्या रहेगा, मोर देन 50% पे आ गए, बट टारगेट फॉर रिकंस्ट्रक्शन रहना चाहिए। टारगेट फॉर रिकंस्ट्रक्शन मतलब वेन का दिखना चाहिए मामला ऊपर नीचे का, ऐसे नहीं कि पूरा डिजीज खा के बैठा और अपन कहेंगे हाँ ठीक है 50% से ज्यादा है तो हम कर लेंगे। टारगेट दिखना चाहिए अपने को। ठीक है, तो वेन में मोर देन 50% अलाउ कर दिया इन्होंने।
फिर आ गया ये एक नई चीज आ गई कि एक्स्ट्रा पैंक्रेटिक अपने को सस्पिशन है कि मतलब ये मैट्स हो सकता है या नॉन रीजनल नोड हो सकता है। अगर वो सस्पिशन भी है तो वी विल कंसीडर इट एज बॉर्डर लाइन डिसेक्टिव। उसको ऐसा बायोप्सी करके प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आप बॉर्डर लाइन डिसेक्टेबल उसको कंसीडर करो, कीमो या कीमो आरटी दो, उसके बाद देखा जाएगा। ये भी इनका क्राइटेरिया एक अलग, जो एनसीसीएन से अलग है इनका ना। फिर आता है लोकली एडवांस। तो 180 डिग्री तक अपन पहुंच गए, तो लोकली एडवांस डेफिनेटली इससे ज्यादा होगा। तो लोकली एडवांस में भी दो डिवाइड कर दिए इन्होंने, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। कैटेगरी ए में आर्टीरियल में क्या रखा, 180 टू 270 डिग्री, ठीक है, 180 टू 270। SMA encasement more than 180, less than 270. CA encasement more than 180, बट कॉसिलिक एक्सिस जहां भी आएगा वहां आउटा का अपने आप आ जाएगा, तो आउटा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, तो उसको कैटेगरी क्लास ए बोल देंगे। आउटा इन्वॉल्व नहीं है तो ए। हेपेटिक आर्टरी एनकेसमेंट इन्वॉल्विंग द सीलियक एक्सिस विद टारगेट फॉर रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। टारगेट फॉर रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कुछ बचना चाहिए पीछे जोड़ने के लिए। जैसे आउटा से सीलियक एक्सिस निकला, ऐसे नहीं कि यहाँ तक पूरा इन्वॉल्व हो गया, कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ स्टंप बचना चाहिए, वो टारगेट बोलते हैं, तो वो रहना चाहिए, ठीक है। तो बॉर्डर लाइन डिसेक्टेबल में अपन ने देखा था कि हेपेटिक आर्टरी तो इन्वॉल्व हो पर सीलियक एक्सिस नहीं होना चाहिए, पर इधर ये बोल रहे हैं कि सीलियक एक्सिस हो जाए तो चलेगा बट टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो दो चीज याद रखनी है, 180 टू 270 डिग्री और सीलियक हेपेटिक आर्टरी विद सीलियक एक्सिस बट टारगेट फॉर रिकंस्ट्रक्शन। ये है क्लास ए, ये आर्टरी का हो गया। वेन में इन्होंने क्या बोला, उससे एक स्टेप आगे आ जाओ, उसमें टारगेट फॉर रिकंस्ट्रक्शन दिख रहा था, इसमें नहीं दिखेगा, टारगेट नहीं है। टारगेट नहीं है तो फिर ये बीच में डालेंगे कुछ कंड्यूट या पैच जो भी फिजिबल होगा, पर इधर में है कि अगर वेन में टारगेट नहीं दिख रहा तो भी हम कर लेंगे, ठीक है, उसको क्लास ए बोल दिया। नो एविडेंस ऑफ डिस्टेंट मैट्स होना चाहिए। फिर आया लोकली एडवांस का क्लास बी। क्लास बी में अब बचा क्या, मोर देन 270 बचा। में मोर देन 270, सीलियक एक्सिस मोर देन 180 विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ आउटा। आउटा इन्वॉल्व हो गया तो गया, खेल खत्म। हेपेटिक आर्टरी एनकेसमेंट इन्वॉल्विंग एक्सिस सीलियक एक्सिस विदाउट टारगेट फॉर रिकंस्ट्रक्शन, तो ये भी एक तरह से वही टर्म हो गई कि आउटा तक पहुंच गया, कोई स्टंप नहीं बच रहा। अब वेन में इन्होंने क्या बोला, सेम। अब वेन से फर्क नहीं पड़ रहा है इनको, है ना, आर्टरी से डिसाइड हो रहा है। वेन इज सेम इन बोथ क्लास ए क्लास बी, और ये दोनों सेम है, ठीक है। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इसमें आर्टरी अपना कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए रिसेक्टेबल में, ठीक है। वेन में लेस देन 50%, बॉर्डर लाइन में आने पे 180 डिग्री से कम रहना चाहिए आर्टरी का, और वेन में रहना चाहिए मोर देन 50% विद टारगेट दिखना चाहिए, टारगेट फॉर रिकंस्ट्रक्शन। फिर बचता है लोकली एडवांस। लोकली एडवांस इज 180 टू 270 डिग्री विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ आउटा। वेन में मोर देन 50%, नो टारगेट। और बी में क्या आ जाएगा, उससे भी ज्यादा, मोर देन 270 डिग्री, आउटा का इन्वॉल्वमेंट, वेन सेम रहेगा। ये इन्होंने बना दिया क्लासिफिकेशन सीटी के बेस पे, ठीक है। तो यही सब इन्होंने लिखा है। इन्होंने क्या बोला, डुअल फेज सीटी करना है, मल्टी डिटेक्टर डुअल फेज कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड, ठीक है। तो ये टर्म इन्होंने दे दी। अब आगे अपन पढ़ेंगे कि ये जो है ना इनका यहाँ तक ये बोलते हैं कि अगर एनएसीटी या नियो एडजुवेंट कीमो रेडियोथेरेपी का रेस्पॉन्स आएगा वी कैन गो फॉर सर्जरी, दिस इज एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। अभी तक, आगे डेवलपमेंट हो जाए तो हो जाए, यहाँ पे अभी अटेम्प्ट नहीं ले रहे हैं, ठीक है, भले ही कितना ही रेस्पॉन्स आए, ठीक है। चलो अब इसमें है, ये अपन ने जो पढ़ा वही है सारा। एक जो अपन ने टर्म पढ़ी थी बीच में कि पेशेंट्स हु हैव इनडिटरमिनेट एक्स्ट्रा पैंक्रियाटिक लीजन ऑन सीटी स्कैन that are worrisome but not proven to be METs are also considered borderline dissecting, जो अपन ने देखा था उस टेबल में, ठीक है। बाकी सेम है सब। फिर अपना वही सब डायग्नोसिस, टिश्यू डायग्नोसिस, ये इमेजेस है, इसमें अपन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना, ठीक है ना। इधर मतलब अलग अलग बताया इन्होंने, इधर कोई कांटेक्ट नहीं है, इधर में आके आर्टरी से कांटेक्ट तो नहीं है, वेन के पास है, ठीक है। ऐसा बाद में फ्री टाइम में देखना कभी। So patients are therefore treated with
मतलब बॉर्डर लाइन की बोल रहा है, एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ इंडक्शन थेरेपी यूजुअली इंक्लूडिंग रेडिएशन, ये सब रहता है. मोस्ट ट्यूमर वेसल रिलेशनशिप्स रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर न्यू एडजुवेंट थेरेपी डिस्पाइट ए रिडक्शन इन ओवरऑल ट्यूमर साइज. ये इंपॉर्टेंट ज़ूम है. करिए. ठीक है. कीमो का कितना भी रेस्पॉन्स आ जाए पर जो वेसल से कांटेक्ट रहता है वो रहता ही है. ठीक है, ये बोलना है इनका, इसलिए वो बी वाले को नहीं करते हैं ऑपरेट. ठीक है जी. उसके बाद हर बार कीमो के बाद वो एसेस करेंगे कि रेस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है. Progression towards surgery depends on the favorable response of the disease, lack of distant disease progression, and local tumor, absence of local progression. It is of the response as measured by a decrease in tumor diameter. बस अपने को सिर्फ इतना ही देखना है कि ट्यूमर डायमीटर कम हुआ है कि नहीं हुआ है. ठीक है, बाकी वेसल से कांटेक्ट तो ऑलमोस्ट रहता ही है. ठीक है. उसके बाद 3 क्राइटेरिया होते हैं अपने को पता है, क्लिनिकल, बायोकेमिकल और रेडियोलॉजिकल रेस्पॉन्स. क्लिनिकल रेस्पॉन्स, पेशेंट को पेन कम हो गया, ये सब. बायोकेमिकल रहेगा कि ट्यूमर मार्कर कम हो गए. रेडियोग्राफिक तो अपन इमेजिंग में देख ही लेंगे. ठीक है, ये सब रेस्पॉन्स देखने हैं. और सर्जरी से विद इन 4 वीक होना चाहिए इमेजिंग, ये अपने को पता है. ठीक है. तो इन सब के बेस पे अपने को क्लिनिकल, बायोकेमिकल, रेडियोलॉजिकल, ये सब के बेस पे रीस्टेजिंग करके फिर लग रहा है कि रिसेक्टेबल है, वी कैन गो फॉर सर्जरी, तो जाके रिसेक्ट करना है. ठीक है. इसका कोई मतलब सेंस इमेजिंग वाइज तो हम लोग नहीं पता कर सकते कि रिसेक्टेबल हुआ है या नहीं, बट फिर कोई CA 99 लेवल होता है पर्टिकुलर जिसके बाद में ट्रायल डिसेक्शन सोचते हैं. मतलब डिक्रीजिंग ट्रेंड पे होना चाहिए. ऐसा कट ऑफ तो नहीं दिया इन्होंने कि डिक्रीज हो जाए, मतलब पहले से जैसे कीमो देने से पहले था, उससे फिर कीमो देने के बाद कम हो गया. नहीं, यूजुअली क्लिनिकली लेस देन 50% ना, मतलब कट ऑफ नहीं है बट क्लिनिकली लेस देन 50%. ये शायद 2-3 जगह पे पढ़ा है. हाँ, वो तूने पढ़ाया था एक बार, ट्यूमर मार्कर वाले उसमें कुछ. भाई इसमें इन्होंने ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बट डिक्रीज कट ऑफ नहीं. हाँ, डिक्रीज हो जाए और इमेजिंग डायमीटर कम हो जाए, वो तो इमेजिंग पे देखेंगे अपन. बट वेसल के साथ रिलेशनशिप चेंज नहीं होगा. हाँ, वो मेंटेन, मतलब रिसेक्शन तो लगेगा ही लगेगा. हाँ. ओके. सो इसके बाद अपन आते हैं अपना, तो सर्जरी से पहले क्या क्या करना है इनको. रूटीन उनको कोलोनोस्कोपी करना रहता है. ठीक है ना. अगर फैमिली हिस्ट्री रहता है और कोई कैंसर का, तो अपने को पता है सिंड्रोमिक हो सकते हैं. उसके अलावा जो जहाँ से वो डोनर वेन लेंगे, पीट, आईजेवी, सेफनेस वेन, ये सब एरिया अपने को आइड में पहले से माइंड में क्लियर रहना चाहिए. कोई वेस्कुलर उधर है, अनोमली तो नहीं है, वो एरिया भी पार्ट प्रिपेयर वगैरह सब, तो ये सब रेडी रहना चाहिए, पहले से माइंड में रहना चाहिए. और लाइट बॉल प्रिपरेशन भी ये देते हैं. ठीक है. तो प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक विद इन 1 आवर में देना है, 1 घंटे के अंदर अंदर, पता है अपने को. लेफ्ट साइड का ये प्रेफर करते हैं आईजेवी, तो उधर में सेंट्रल वेनस एसेस भी नहीं लेना है, ये भी ध्यान रखना है. डायग्नोस्टिक लैब पहले करना ही है क्योंकि काफी बड़ा, वैसे भी करते हैं अपन विपल्स में, तो इसमें तो करना ही करना है. ठीक है. अब आता है वीनस रिसेक्शन. सो वीनस एनाटमी, वीनस एसेस, उससे पहले अपने को पता है एसएमवी क्या कैसे आता है. आईएमवी आएगा, वो स्प्लेनिक वेन में खुलेगा. ठीक है. और एसएमवी बन के स्प्लेनिक वेन से जुड़ के पोर्टल वेन बन जाएगा. ठीक है. तो ये सारा एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज भी हो सकती है, तो वो सारा देख लेना है पहले. ठीक है. ये सब इन्होंने बताया है. अच्छा, डायरेक्शन का भी थोड़ा सा इन्होंने दिया है कि जो आईएमवी रहता है वो क्रेनियोकोडल, मतलब ऐसा वर्टिकल आता है ना, अपने को पता ही है, क्रेनियोकोडल डायरेक्शन में आता है. तो ये सब डिटेल थोड़ा फ्री होके पढ़ लेना, या बोल देता हूँ फटाफट. एसएमवी ड्रेन्स द मिड कट थ्रू द 2 फर्स्ट ऑर्डर ब्रांचेस. कौन कौन सी? प्रोक्सिमल स्मॉल बॉल इज ड्रेन्ड बाय जेजुनल ब्रांच, एक आएगी आइलियल ब्रांच. आइलियल ब्रांच हमेशा थिक रहती है, डायमीटर ज्यादा रहता है. सो आगे देखेंगे अपन कि अगर रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है तो आइलियल को प्रेफर करते हैं, है ना, जेजुनम की बजाय. और बच सके तो दोनों को बचाने की ट्राई करते हैं. ठीक है. एंड द डिस्टल स्मॉल बॉल एंड प्रोक्सिमल कोलन आर ड्रेन्ड बाय द आइलियल ब्रांच. तो मिड गट के 2 पार्ट कर दो, प्रोक्सिमल वाला जेजुनल ब्रांच और आगे वाला
मिडगट से जो डेवलप होता था वो पार्ट आइलियल ब्रांच है। जेजुनल ब्रांच नॉर्मली अराइजेस फ्रॉम द पोस्टीरियोमेडियल एस्पेक्ट ऑफ एसएमवी एंड courses posterior to the SMA, whereas the ilial branch travels in craniocaudal direction in the anterior root of small bowel mesentery. ilial branch जैसे IMV आती है उसी डायरेक्शन में आती है, ठीक है। The IMV drains the distal colon and travels in craniocaudal direction just lateral to ligament of Treach, frequently joining the distal splenic vein. The IMV may however enter the SMV directly, मतलब एनोमली कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। तो दो यहाँ पे ध्यान देने की बात इतनी है, जेजुनल ब्रांच, आइलियल ब्रांच। आइलियल का डायरेक्शन भी क्रेनियोकोडल है, डायमीटर भी ज्यादा है, तो ये ज्यादा इजी है, अपने को ऑप्शन देता है अगर अपने को टारगेट नहीं मिल रहा वेन के लिए, ठीक है। बाकी गैस्ट्रोकोलिक लूप ऑफ हेनले ये सब अपने को देखना है। रिकंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस, तो हाई क्वालिटी एक्सियल इमेजिंग विद 3 डायमेंशनल वेस्कुलर रिकंस्ट्रक्शन रहे अपने पास तो ज्यादा अच्छा आइडिया लगेगा, नहीं है तो फिर दिक्कत की बात हो सकती है। Types of venous resection and reconstruction have been published and are classified as follows. कैसे कैसे क्लासिफाई किया इन्होंने? Lateral venorrhaphy and primary repair VR0, venous resection 0, है ना। सीधा इन्होंने विनोराफी किया और प्राइमरी रिपेयर कर दिया, कुछ नहीं किया तो 0, है ना, मतलब सीधा टांके मार दिए। VR1 में पैच मार देंगे। टेंजेंशियल रिसेक्शन विद सेफनेस वेन का पैच, ठीक है। फिर आया सेगमेंटल रिसेक्शन विद स्प्लेनिक वेन लाइगेशन, विद और विदाउट लाइगेशन, ठीक है ना। तो सेगमेंटल रिसेक्शन विद स्प्लेनिक वेन लाइगेशन एंड इधर प्राइमरी एनास्टोमोसिस करो या इंटरपोजिशन डालो। ये क्या आया? VR2, सेगमेंटल रिसेक्शन विद लाइगेशन ऑफ स्प्लेनिक वेन, ठीक है। वो डायग्राम बनाएंगे ना तो इजी होगा डॉक्टर राकेश। ये अलग है उससे मैम थोड़ा। अरे यार, वो सेगमेंटल अभी मतलब जस्ट एक बार देख लो, पूरा दिमाग में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक कहा था मैं, VR1 हो गया, सेगमेंटल रिसेक्शन विद स्प्लेनिक वेन लाइगेशन एंड इधर प्राइमरी एनास्टोमोसिस और पैच मार दो या मतलब ग्राफ्ट लगा दो बीच में, इंटरपोजिशन ग्राफ्ट इज VR3। ऐसे ही सेगमेंटल रिसेक्शन विद स्प्लेनिक वेन प्रिजर्वेशन और वही दो चीजें हैं, ठीक है। VR4 VR5 अभी रिवाइज कर लेते हैं। VR5, ठीक है। तो इसमें VR0 अपने को पता है, सीधा सूचर कर दिया, 1 में पैच लगा दिया। 2 और 3 में क्या है कि स्प्लेनिक वेन लाइगेट कर रहे हैं अपन, सेगमेंटल रिसेक्शन करेंगे, स्प्लेनिक वेन लाइगेट करेंगे। अब उसमें रिपेयर कैसे कर रहे हैं? फर्स्ट तरीका है कि प्राइमरी कर दिया आपने, छोटा कम डिस्टेंस था तो VR2 बोल देंगे, अगर बीच में ग्राफ्ट लगाना पड़ा VR3 बोल देंगे। सेम इधर सेगमेंटल कर रहे हैं बट स्प्लेनिक वेन को प्रिजर्व कर रहे हैं, ठीक है। स्प्लेनिक वेन प्रिजर्व कर ली इन्होंने, अब वही रिपेयर अगर प्राइमरी कर रहे हैं तो 4 और अगर बीच में ग्राफ्ट लगा रहे हैं तो 5, ठीक है। ऊपर वाले में क्या है? ये है प्राइमरी रिपेयर, VR0 मतलब एक बार तो किया, समझ गया। VR1 ये है पैच लगाना पड़ा, टेंजेंशियल रिसेक्शन पैच, ठीक है। उसके बाद आया सेगमेंटल पे बात आ गई अब, ठीक है। सेगमेंटल में इन्होंने क्या किया कि या तो स्प्लेनिक वेन बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते हैं, तो जो नहीं बचा सकते हैं उसको पहले ले लिया। इसमें VR2 3 में स्प्लेनिक वेन नहीं बचा पा रहे, एक बात दोनों में, फिर 2 और 3 में, हाँ ओके। 2 और 3 में नहीं बच रही है, ठीक है। और एक में प्राइमरी जोड़ दिया और एक में पैच लगा दिया। हाँ, पैच नहीं, ग्राफ्ट पूरा लगेगा। हाँ, ग्राफ्ट लगा दिया, ठीक है। तो जिसमें प्राइमरी किया वो VR2 हो गया और जिसमें ग्राफ्ट लगाया वो 3 हो गया। अब 4 और 5 में सेम है, बस स्पाइनल ये स्प्लेनिक वेन बचा रहे हैं, ठीक है। तो ये इनका क्लासिफिकेशन है। और भी अलग अलग तरीके के हैं, तो जो इजी याद रहे वो। एकदम इजी वाला तो यही है कि प्राइमरी रिपेयर कर दो, पैच लगा दो, सेगमेंटल करके प्राइमरी कर दो या ग्राफ्ट लगा दो, है ना। जैसा भी मतलब इसमें मैंने ये पढ़ा तो ये ठीक है। ठीक है, बाकी इनको वो अपने को पता ही है कि भाई कई बार ऐसा भी होता है कि ट्यूमर अबर्टी कर रहा हो वेन को ना, पोर्टल वेन, या तो ऐसे जरूरी नहीं है कि अपन सीधा वेन काट दें, पहले अटेम्प्ट करना है, डिसेक्ट करने की कोशिश करनी है। डिसेक्ट हो जाए तो बढ़िया है, कुछ नहीं करना, नहीं हो इन्वॉल्व लग रहा है
तो ट्रायल लेना है, फिर ऊपर नीचे कंट्रोल ले लो, फिर ट्रायल लो, उसमें आप जिल जाओगे। ये इसका क्रक्स है, मतलब एक तरह से। क्या क्रक्स है? जो अपन ने रिकंस्ट्रक्शन के मोड पढ़े ना अलग अलग, कि ये हो तो ऐसा ऐसा, तो वो अपन लिख सकते हैं उसमें। फिर सर्जिकल स्टेप में वो लिख सकते हैं कि ऑल मतलब एसएमए फर्स्ट अप्रोच लेंगे, और अगर सबसे पहले अपने को डिसेक्ट करके ट्रायल देना है, फिर भी इन्वॉल्व लग रहा है तो ऊपर नीचे कंट्रोल ले लो और डिसेक्ट करते जाओ। अगर एट द एंड इन्वॉल्व है तब जाके रिसेक्शन करना है, डायरेक्ट ऐसा नहीं कि अबट कर रहा है सीधा काट दिया वेन। ठीक है। फिर ये अलग अलग मोड है, मतलब स्पिनिलोरिनल शंटिंग, अगर जरूरत स्प्लीनिक वेन मान लो काट दिया, ठीक है, स्प्लीनिक वेन काट दिया तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड का हाइपरटेंशन हो जाएगा ना, सिनिस्ट्रल हाइपरटेंशन लेफ्ट साइड का। आजकल तो वो एक कॉन्सेप्ट भी आया VROR। VROR ये क्या है? उसमें स्प्लीनिक वेन निकाल दिया, पर उसकी ज़रूरत नहीं है रिकंस्ट्रक्शन करने की, क्योंकि उसमें कुछ कोलैटरल से कुछ कनेक्शन उसने बोला। तो स्प्लीनिक नहीं है ना, तो उसका है पोर्टल का। पोर्टल वेन तो बड़ा वेन है, पता नहीं। पोर्टल का ये जब पूरा में थ्रोम्बस बन जाए और कोलैटरल भी हो, तो अपन जैसे आईवीसी का पढ़ा था, सॉरी मैंने आरसीसी में। इसमें भी है VROR करके, आप ढूंढिएगा मिल जाएगा। तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट है कि हर वेन को काटने के बाद रिपेयर करना ज़रूरी नहीं है, ये उसका क्रक्स है। तो उसमें शायद स्प्लीन की वेन भी थी, पर ऐसा आप बोल रहे हो, हाँ IMA उसमें जुड़ता है। बांध के छोड़ दो, ऐसा है, ठीक है। तो स्प्लेनिक वेन लाइगेशन कब कब करना पड़ेगा अपने को, जब एसएमवी पोर्टल वेन कॉन्फ्लुएंस इज एनकेस्ड, स्प्लेनिक वेन इज लाइगेड फॉर इंप्रूव्ड एक्सपोजर टू द प्रोक्सिमल एसएमए, और व्हेन इंक्रीज लेंथ इज नीडेड फॉर प्राइमरी एनास्टोमोसिस ऑफ। 3 इंडिकेशन हो सकते हैं ना, एक तो इन्वॉल्वड है कॉन्फ्लुएंस, दूसरा अपने को प्रोक्सिमल एसएमए एक्सपोजर लेने में हेल्प करता है, तीसरा है कि मान लो बीच में डिस्टेंस आ रहा है प्रोक्सिमल डिस्टल एंड के, इधर ये जुड़ रही है, नीचे नहीं आनी दरी, इसको काट दो, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा हेल्प मिल जाएगी एनास्टोमोसिस। 3 इंडिकेशन है, ठीक है ना। तो अब करना क्या है कि अगर अपन ने स्प्लेनिक वेन बांध भी दिया, तो अपन देखना है कि इसका इंफीरियर मिजेंट्रिक वेन से ड्रेनेज कैसा है। अगर इंफीरियर मिजेंट्रिक से अच्छा खासा है तो उसे केस में, वैसे केस में छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। पर कुछ पेशेंट्स में ऐसा मिलता नहीं, आईएमवी इधर उधर चला जाता है, मान लो कॉन्फ्लुएंस पे चला गया, या सीधा आईवीसी में घुस गया, एसएमवी में घुस गया। अगर ऐसा है तो फिर अपने को स्प्लीनोरिनल करना पड़ेगा, स्प्लेनिक वेन को रीनल वेन में जोड़ दो ले जाके, ठीक है। संट ऑफ वॉरेन अपने को पता है, पोर्टल हाइपरटेंशन में पढ़ते थे, डिस्टल स्प्लीनोरिनल, ठीक है। तो स्प्लीनिक वेन कब काटना है, जब कॉन्फ्लुएंस इन्वॉल्व हो, या एसएमए एक्सपोजर जरूरत हो, या फिर अपने को एनास्टोमोसिस में एक्स्ट्रा लेंथ चाहिए तब, ठीक है। उसके बाद भी अपने को देखना है कि आईएमवी ड्रेन कर रहा है क्या अच्छा। अगर आईएमवी अच्छा ड्रेन कर रहा है, बांध के छोड़ दो, कुछ नहीं करना। आईएमवी एबनॉर्मल है अगर, और अच्छा ड्रेनेज नहीं लग रहा, तब जाके अपने को इसको जोड़ना है रीनल वेन में, ठीक है। उसके बाद आता है ये मीजोकेवल शंटिंग जो आप बोल रहे थे, है ना, पोर्टल वेन कैवर्नस ट्रांसफॉर्मेशन एंड मीजोकेवल शंटिंग। जब पोर्टल वेन थ्रोम्बोज हो गई बट कोलेटरल इतने बन गए कि उन्हीं से काम चल रहा है, तो फिर बांध के निकाल दो, कुछ नहीं करना, कोई रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं, ठीक है। या फिर शंटिंग भी करनी पड़ सकती कई बार, मान लो अपने को पता नहीं है कि कोलेटरल का काम कितना है, पोर्टल वेन डिसेक्ट कर रहे हैं अपन, तो उस टाइम तक ये क्या करते हैं, नीचे का जो एंड है पोर्टल वेन का, उसमें लगाई आईजेवी और आईवीसी में जोड़ दिया सीधा, इसको ये बोलते हैं मीजोकेवल शंटिंग, ठीक है। ये हो गया मीजोकेवल शंटिंग, तो 2 अप्रोच इसमें हो गई। अब जेजुनल और इलियल ब्रांच का अपन ने पढ़ाई था। जेजुनल और आइलियल में समरी यही है कि जेजुनल और आइलियल में से एक तो बचानी है, ठीक है, एक बचाना मस्ट है, और हो सके तो आइलियल यूज करना है, क्योंकि आइलियल का डायरेक्शन क्रेनियोकोडल है ना, और उसका डायमीटर ज्यादा है। तो अगर पोर्टल वेन का डिस्टल टारगेट अपने को नहीं मिल रहा, अपन जो पढ़ते थे उसमें लोकली एडवांस क्लास ए में,
कि डिस्टल टारगेट नहीं है वेन का, नहीं है तो क्या होगा, पूरा वेन हटा देंगे और प्रोक्सिमल को आइलियल वेन से जोड़ देंगे, ठीक है, तो उसके थ्रू ड्रेन करेगा फिर आइलियल ब्रांच के थ्रू, ठीक है। ये इसका समरी है पूरा, ठीक है। जैसे ये डायग्राम है, बाद में देख आर्टरी सकते की हैं भी इसके। क्लासिफिकेशन वही है क्या? आर्टरी के कुछ क्लासिफिकेशन नहीं है? आर्टरी आ रहा है अभी आगे, वो क्लासिफिकेशन तो दुनिया भर के है मैम, जो जैसा प्रैक्टिस कर रहा है क्लासिफिकेशन बना देता है अपना, ठीक है। तो वेन फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा अजीब सा टॉपिक है। तो वेन में अपने को सबसे पहले देखना है सीधा क्लासिफिकेशन विस्कॉन्सिन का, विस्कॉन्सिन, ठीक है। तो रिसेक्टेबल, बॉर्डरलाइन, लोकली एडवांस, रिसेक्टेबल, आर्टरी नो कांटेक्ट, वेन लेस देन 50%, बॉर्डरलाइन रिसेक्टेबल, आर्टरी लेस देन 180 डिग्री, वेन मोर देन 50 डिग्री विद टारगेट अवेलेबल, locally advanced artery 180 to 270 degree, no involvement of aorta, vein more than 50 degree but 50% but no target, no target है तो क्या करेंगे, आइलियल ब्रांच में जोड़ देंगे, ठीक है। और locally advanced type B more than 270 degree, aorta involvement, इधर सिर्फ आर्टरी मैटर करता है, वेन वही रहेगा, बट इसमें कभी भी रेस्पॉन्स अभी अटेम्प्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अभी लॉजिक ये दे रहे हैं कि मान लो वेन को 360 डिग्री एनकेस किया हुआ है, ठीक है, और हमें पता है कि कीमो आरटी के बाद भी वो तो रहता ही रहता है, तो अगर हम कहीं से भी जाएंगे तो अपने को थ्रू द ट्यूमर जाना पड़ेगा, काटना पड़ेगा कहीं, तो थ्रू द ट्यूमर जाएंगे तो अच्छा अप्रोच नहीं है, फिर ऑन्कोलॉजिकली साउंड नहीं है। एलआरपीसी ए में भी नहीं करते ना अटेम्प्ट, ये आप ये कह रहे हो ना, ए में भी नहीं करते अटेम्प्ट? ए में करते हैं भाई, पोस्ट एनेस्थेटिक करते हैं, बी में नहीं करते। बी में नहीं करते क्योंकि आर्टरी वाला इश्यू इसी में ना, आउटा इन्वॉल्व हो गया या मोर देन 3, वेन में तो ज्यादा लफड़ा है नहीं, वेन तो टारगेट भी नहीं है तो काट के आइलियल में जोड़ दिया, पर आर्टरी में तो इश्यू है ना, पूरा एसएम में सप्लाई करेगा अपनी मिडगट वाले पूरे एरिया को, ठीक। एक रीजन ये है आर्टरी का, वन इज कि एक तो सप्लाई का उसका एरिया काफी ब्रॉड है, और रिकंस्ट्रक्शन का ऑप्शन नहीं है, जैसा वेन में तो आइलियल ब्रांच मिल गया इजीली, जोड़ दिया उसमें, आर्टरी में ऐसा कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। सेकंड, एक जो न्यूरल सीथ रहती है आर्टरी के अराउंड, वो वेन के अराउंड नहीं रहती, न्यूरल सीथ रहती है हर आर्टरी के अराउंड। तो फिर एलएपीसी में ए में अगर 180 to 270 के रहता ना जो एनएसटी के बाद वैसा है, तो क्या करेगा? तो गैप बच रहा है ना, डिसेक्ट करो उधर से, या फिर शॉर्ट सेगमेंट है तो रिकंस्ट्रक्ट कर दो। आयोटा इन्वॉल्व हो रहा तो आयोटा नहीं इन्वॉल्व हो रहा ना उसमें, नहीं हुआ तो बी है तो कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा था आर्टरी के अराउंड एक नर्व टिश्यू का सीथ रहता है, तो मार्जिन का भी करते हैं क्या, आर्टरी के अराउंड एडवेंटिशिया डिसेक्शन का भी तो आजकल कॉन्सेप्ट चल गया है। हाँ वो तो है ही, ठीक है। एडवेंटिशिया और नर्व सीथ रहता है, नर्व सीथ वेन के अराउंड में नहीं रहता है, तो इधर दो रीजन है फिर, एक तो इसमें ट्यूमर इन्वॉल्व रहेगा तो वो ऐसा सीधा नहीं घुसेगा, इस नर्व सीथ के अलोंग जाएगा, ठीक है, नर्व सीथ के अलोंग जाएगा तो अपने को एडवेंटिशिया नर्व सीथ के बीच में प्लेन मिल जाएगा, वहां से निकाल सकते हैं। पर अगर 360 डिग्री इन्वॉल्व हुआ तो अपने को चारों तरफ से नर्व सीथ हटाना पड़ेगा, और चारों तरफ से अपन हटाएंगे तो फिर बॉवल का जो एक्शन रहता है ना, एब्जॉर्प्शन वाला और मोटिलिटी, वो सब हैम्पर हो जाता है, तो उसमें मॉर्बिडिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए भी इसमें अटेम्प्ट नहीं कर रहे अभी 360 डिग्री में, क्योंकि इसमें चारों तरफ से हटाना पड़ेगा। अब आते हैं अपन वेन का क्लासिफिकेशन सीधा, और फिर भाग जाते हैं। डिसाइड कैसे करेंगे, डिसाइड करेंगे क्लिनिकली, बायोकेमिकली और रेडियोलॉजिकली, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, यहीं पढ़ लेते हैं। VR0 प्राइमरी रिपेयर कर दिया, VR1 पैच लगा दिया, VR2 3 में दोनों में स्प्लिनिक वेन लाइगेट किया है, पर एक में प्राइमरी कर दिया है और एक में ग्राफ्ट कर दिया है, ठीक है। और VR4 और इसमें भी सेगमेंटली निकाला है, बट सेगमेंटल निकाला है पर स्प्लिनिक वेन नॉर्मल है, रिजर्व किया है, हाँ, एक में प्राइमरी रिपेयर कर दिया, एक में ग्राफ्ट लगा दिया, ठीक है। ये हो गया क्लासिफिकेशन। फिर इंट्रा ऑप अपने को पता ही है, पन्ना भरना हो तो इंट्रा ऑप सारा लिख दो, प्रिपेयर करो, ये करो वो करो, ठीक है। एक्सेस के टाइम ध्यान रखो कि जो लेफ्ट आईजीवी में नहीं डालना है कैथेटर,
ठीक है, तो ये सब अपन भर देंगे पन्ना उसमें तो, है ना। और सर्जिकल अप्रोच हो गया, वीनस एनाटॉमी अपने को पता होनी चाहिए, रिकंस्ट्रक्शन का ही पढ़ लिया अपन ने। उसके बाद अपने को ध्यान देना है कि जेजुनल या इलियल में से एक बचानी है, कोशिश एसएमए फर्स्ट अप्रोच लेनी है। ठीक है, स्प्लिनोरेनल शंटिंग, स्प्लिनिक वेन का क्या फंडा पड़ा अपन ने कि अगर आईएमवी अच्छी खासी है तो छोड़ दो बांध के, कब कब बांधनी पड़ेगी वो भी तीनों देख लिया अपन ने कि या तो कॉन्फ्लुएंस इन्वॉल्व है पोर्टल वेन और स्प्लिनिक वेन का इधर, या एक्सेस चाहिए प्रोक्सिमल एसएमए का, या फिर एनास्टोमोसिस की लेंथ के लिए अपने को बांधना पड़ रहा है। अब इसको बांध के छोड़ना है कि कुछ करना है? आईएमवी अच्छा खासा है, छोड़ दो, नहीं है तो वेन में, रीनल वेन में जोड़ दो ले जाके। ठीक है, उसके बाद ना लास्ट कॉन्सेप्ट है मीजोकेवल शंटिंग का, पोर्टल वीनस कैवर्नस ट्रांसफॉर्मेशन। अगर कोलेटरल अच्छे खासे हो छोड़ भी सकते हैं, या एक सर्जरी में अपने को अभी तक डिसीजन नहीं बना है कि क्या करना है रिकंस्ट्रक्शन, तब तक टेम्परेरी मीजोकेवल शंट भी डाल सकते हैं ताकि कंजेशन नहीं हो, क्योंकि कंजेशन हो गया तो डिसेक्शन नहीं हो पाएगा फिर। ठीक है, जेजुनल आइलियल ब्रांच पढ़ लिया अपन ने, मोस्टली प्रेफर करते हैं आइलियल ब्रांच। क्यों करते हैं पता है? डायरेक्शन अच्छा होता है और डायमीटर ज्यादा होता है। अब आ जाओ आर्टरी में, तो आर्टरी का भी वही सारा फंडा रहेगा। आर्टरी में इतना प्रोग्रेस अभी नहीं हुआ है ना, फंडा वही रहेगा, एनाटॉमी पता होनी चाहिए, एब्रेशन पता होनी चाहिए। बट आर्टरी में भी इन्होंने देखा कि जब सर्जरी कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म आउटकम मिल रहे हैं, इसलिए डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे। जो अपन ने पढ़ा था फंडा, विसरल आर्टरीज आर सर्कमफेरेंशियली कवर्ड बाय पेरिन्यूरल शीथ, तो ये याद रखना है। आर्टरीज में शीथ रहती है, वेन में ऐसी कोई शीथ नहीं रहती है। ठीक है, तो ये शीथ ही बाउल का नर्व सप्लाई करती है ना। बाकी अपन ने जो पढ़ा वही मामला है। ये जो इन्होंने होल सर्कमफ्रेंस अगर इन्वॉल्व है तो डिसेक्शन रिक्वायर्स कटिंग थ्रू द ट्यूमर टू रीच द एडवेंटिशियल प्लेन। तो थ्रू द ट्यूमर जाना इज नेवर एक्सेप्टेड इन ऑन्कोलॉजी अभी तक। ये भी खुद भी बोल रहे हैं कि हम जब तक आर्टिकल छाप रहे हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं है, उसके बाद हो जाए तो हमें पता नहीं। ठीक है, तो बी वाला क्यों नहीं करते हैं उसका लॉजिक ये है। देन कम्स सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी, काफी इंपॉर्टेंट आर्टरी, अपने को पता ही है। मोस्ट टेक्निकली चैलेंजिंग भी रहने वाला है, इंपॉर्टेंट है तो, है ना। और मोस्ट कॉमनली पॉजिटिव मार्जिन भी इसी में आता है, लोकल रेफरेंस इधर ही आते हैं। तो एसएमए का अपन ने कैसे क्लासिफाई किया ये पढ़ ही लिया अपन ने, वही सारा वापस लिखा है इन्होंने। ठीक है, नर्व शीथ को अगर अपन ने पूरा हटा दिया तो बॉल मोटिलिटी और एब्जॉर्प्शन में इश्यू आता है, क्योंकि उसमें ऑटोनोमिक नर्व्स रहते हैं। ठीक है, तो अपन ने अगर 360 डिग्री कर दिया तो प्रोफाउंड न्यूट्रिशनल डिप्लीशन हो जाएगा पेशेंट को बिकॉज ऑफ कंप्लीट डीनर्वेशन ऑफ द मिडगट। ठीक है, इसलिए 360 डिग्री अटेम्प्ट नहीं करना है। फिर आ जाओ सीलियक आर्टरी। सीलियक आर्टरी के प्रोसीजर का नाम भी है एप्पल बाई प्रोसीजर। एप्पल बाई ने करके बताया पहले कि सीलियक एक्सिस अगर इन्वॉल्व है तो कर सकते हैं। मोस्टली कौन से होंगे? जो पैंक्रेटिक बॉडी के ट्यूमर होंगे, है ना। और रेस्पॉन्स अपने को मिलना चाहिए, एटलीस्ट स्टेबल रहे या फिर कम हो जाए, बढ़ेगा तो नहीं करना है। एप्पल बाय प्रोसीजर भी समझा दो ना, वो भी तो क्वेश्चन आया है। एप्पल बाई आया हुआ अलग से? ओके, आर्टेरियल रिकंस्ट्रक्शन का मैं पढ़ाता हूँ, इसी में आ जाएगा आगे, है ना। ओके, मैं कहा था सीलियक एक्सिस। सो पैंक्रेटिक कैंसर्स बॉडी being considered for celiac axis resection must manifest disease stably or improvement following neoadjuvant therapy. ठीक है, resection of pancreatic body tumors with concurrent celiac axis resection relies, ये एप्पल बाई का फंडा बोल रहा है, relies on retrograde blood flow through the gastroduodenal artery and the pancreatic arcade. इसका कहना था कि aorta से celiac axis आया, फिर डिवाइड हो गया, इधर से कॉमन हेपेटिक आई, ठीक है, और फिर इसने गैस्ट्रोडोडनल दिया, फिर इधर इन सुपीरियर पैंक्रेटिकोडोडनल दे दिया, इधर एसएमए है वो इंफीरियर दे रहा है, ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो मैं इसको बांध भी दूं तो इधर से ब्लड आ जाएगा। ये लीवर में ब्लड पहुंचना जरूरी है, क्योंकि ये बोल के एप्पल बाई बोला कि मैं तो सीलियक एक्सिस में भी सर्जरी कर डालूंगा। तो यही है एप्पल बाई प्रोसीजर। ठीक है,
मतलब मेरे को नहीं कहीं समझ में आया, एक बार फिर से बताओ। फिर से बता देते हैं। ये है आउटा, ठीक है, ये है सीलियक एक्सिस, ये है एसएमए, ठीक है। सीलियक एक्सिस डिवाइड हुआ, लेफ्ट गैस्ट्रिक, कॉमन हिपेटिक, इधर स्प्लेनिक। ठीक है। अब कॉमन हिपेटिक प्रॉपर से निकल गया जीडीए, ये कॉमन हिपेटिक से निकल गया जीडीए, वो बन गया हिपेटिक प्रॉपर। ठीक है। जीडीए ने दिया सुपीरियर पैंक्रियाटिकोडोनल और राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक। सुपीरियर तो इधर से आ गया सुपीरियर पैंक्रियाटिकोडोनल, इधर से एसएमए ने दिया इंफीरियर पैंक्रियाटिकोडोनल। और भी ब्रांच है, ये अपन पढ़ रहे हैं। इधर बन गया एनास्टोमोसिस। लीवर में ब्लड जाता है, मेन रूट यही है। अगर यहाँ ट्यूमर लग रहा है, अपन ने काट दिया इसको, ठीक है, और जीडीए आपकी इंटैक्ट है तो आपका कम्युनिकेशन बना रहेगा, ब्लड इधर से आएगा फिर, ठीक है। पर इस कंडीशन में आप जीडीए नहीं लाइगेट कर पाओगे। लाइगेट कैसे हो? यही बचा है रूट। हाँ, पर अपन लोग का जीडीए लाइगेट करना फर्स्ट स्टेप होता है ना, इरिवर्सिबल। अब इरिवर्सिबल मतलब अपन जब करते हैं तो जीडीए लाइगेट बॉडी में जरूरत पड़ती है ना, हेड में करते हैं अपन, हेड में रहता है तो ये सिर्फ सेंट्रल वो कर रहा है क्या पैंक्रेटेक्टमी? जहाँ इन्वॉल्व होगा वहीं करेगा ना। नहीं, सेंट्रल क्यों कर रहा है? बॉडी का ट्यूमर है, इन्वॉल्व किए हुए। अच्छा, बॉडी का ट्यूमर है। बॉडी का ट्यूमर सीलियक एक्सिस तक आ गया तो बॉडी का ही जाएगा, हेड का तो सेंट्रल, मतलब मैं नेक का सोच रही थी, नेक। और ठीक है, नेक तो पोर्टल वेन पे रहती है ना। नेक के जस्ट लेटरली तक जाएगा, ये मान क्या तुम्हारा बॉडी का ट्यूमर जो है वो नेक के मतलब एसएमए के साइड रहेगा, एसएमए और सीलियक एक्सिस को इन्वॉल्व करेगा जो भी है। इस साइड नहीं आ रहा है, जीडीए की साइड और हेड की साइड नहीं आ रहा है। आएगा तो जिसको जहाँ जाना जाएगा वो, पर अपन तभी करेंगे जब ये अपना क्राइटेरिया मीट होगा, ठीक है ना। जीडीए को हमको बचाना है। हेड के ट्यूमर में जीडीए लाइगेट करने के पहले एक बार पोर्टल का फ्लो देखते हैं ना, पाल्पेट करके। लिवर का फ्लो देखते हैं, क्लैंप करके। ऐसे ही नेक में तो तुम जीडीए बचा रहे हो ना, तो वो नेक में लाइगेट करने के, नेक में कुछ भी करने के पहले जीडीए का फ्लो देखना है कि उसमें बराबर है कि नहीं। उसमें है तो वहां से लिवर में जाएगा। फ्लो देखना है पहले, क्लैंप करके अपन देखेंगे आर्टरी का, हिपेटिक आर्टरी का पल्सेशन है क्या। और वो जो एनसीसीएन का एनाटॉमिकल है ना, बॉर्डर लाइन एंड लोकली एडवांस्ड में, उसमें भी ऐसा है, बॉर्डर लाइन के अंदर सीलियाक का नहीं है, और नेक एंड बॉडी ट्यूमर्स के लिए सीलियाक का मेंशन है उसके अंदर। तो नेक और बॉडी वाले ही जाते हैं ना सीलियाक। आर्टरी के पास में वही रहते, ठीक है। तो ये तो हो गया एप्पल बाई प्रोसीजर। एप्पल बाई ने बोला कि ये करेंगे अपन, ठीक है। फिर ये बोलते हैं कि हम उससे भी स्मार्ट है, हम सुपर चार्ज करेंगे, हम काटेंगे और बीच में ग्राफ्ट लगा देंगे, आर्टरी भी जोड़ देंगे, इधर भी छोड़ देंगे, दोनों तरफ से ब्लड जाएगा, ठीक है। तो ये सीलियक आर्टरी को काट के बीच में पैच लगा देते हैं, फिर वेन जैसे वीनस रिकंस्ट्रक्शन कर रहे थे, आर्टरी में इन्होंने लगा दिया, उसको इन्होंने बोल दिया सुपर चार्ज्ड एप्पल बाई प्रोसीजर। रिवर्स्ड सेफनेस वेन ग्राफ्ट लगा दिया, इंटरपोजिशन बिटवीन सीए स्टम्प एंड द डिस्टल सीएचए बिफोर इट डिवाइड्स टू गिव जीडीए, ठीक है। So supercharging theoretically prevents delayed gastric emptying resulting from the relative gastric ischemia when the left gastric artery needs to be resected with the axis, ठीक है ना। इनका कहना है कि अगर अपने को करना पड़ा तो गैस्ट्रिक इस्कीमिया का चांस कम करा देता है ये सुपरचार्ज प्रोसीजर हमारा, है ना। तो इससे ये एप्पल बाय प्रोसीजर सिर्फ डिस्टल पैंक्रेटेक्टमीज में ही होता है या आप विपल में भी कर रहे हो? ये मतलब तो डिपल्स में कहाँ होगा? विपल्स में नहीं हो सकता ना, आई थिंक, क्योंकि उसमें तो जीडीए तुमको निकालनी ही पड़ेगी। मतलब ये सवाल मैंने भी सोचा नहीं, पर मतलब ऐसे लग रहा है मेरे को कि उसमें ही होगा। आई डोंट नो, कभी देखा नहीं है तो पता नहीं। हाँ, लग तो ही रहा है, मैं भी मतलब ऐसा श्योर नहीं हूँ, बट ये बॉडी का ही बोल रहे हैं इधर, क्योंकि उसमें तो जीडीए निकालना ही पड़ता है, अपने को ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, हेड में तो निकालते हैं अपन। लेफ्ट गैस्ट्रिक का भी वो बराबर है ना, लेफ्ट गैस्ट्रिक कैन अराइज ईदर फ्रॉम द सीलियाक और इट कैन अराइज सेपरेटली फ्रॉम द अओर्टा ना, दोनों वेरिएशंस होते हैं ना लेफ्ट गैस्ट्रिक के।
हाँ, लेफ्ट गैस्ट्रिक सीलियक से आ सकता है और उधर से भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेंगे। मेरे को भी ऐसा एग्जैक्ट पता नहीं है कि विपल्स के साथ एप्पल बाई होता है क्या। ठीक है, तो इन्होंने अपना फंडा दे दिया कि सुपर चार्जिंग डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। फिर इन प्रेजेंस ऑफ ए रिप्लेस्ड, अगर राइट हेपेटिक आर्टरी रिप्लेस है तो फिर तो झंझट ही नहीं है, वो अपना करेगा सप्लाई उधर से। फिर विपल्स भी कर सकते हो मेरे ख्याल से। हाँ, फिर तो कर सकते हैं क्योंकि जीडीए का प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। हाँ, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि सीलियक एक्सिस का स्टेनोसिस भी कई बार लिगामेंट की वजह से हो जाता है, मीडियन आर्कुएट लिगामेंट की वजह से। तो ऐसा है तो वो भी चेक करना है कि लिगामेंट की वजह से तो नहीं है, तो वो करके निकाल के फिर लगा दो पैच या ग्राफ्ट। तो सीलियक एक्सिस में अपने को ये ध्यान रखना है, एप्पल बाई प्रोसीजर, सुपरचार्ज्ड एप्पल बाई, दो ही ध्यान रखने। फिर आता है कॉमन हेपेटिक आर्टरी और इसके वेरिएशंस। कॉमन हेपेटिक आर्टरी के वेरिएशन अपने को पता ही है सारे, है ना। बॉर्डरलाइन रिसेक्टेबल कब बोलेंगे? जब रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल हो और उससे ज्यादा शॉर्ट सेगमेंट हो, मतलब जो उसके कॉन्सेप्ट में पढ़ा था ना अपन ने। इधर में ये पैच जो लगाते हैं वो भी सेम लगाते हैं, तो इसमें भी सेम फंडा ही है, काट के बीच में ग्राफ्ट लगा दो रिवर्स सेफनेस वेन का। ठीक है, अब इसकी एनामोलॉजी लिखी, इसने ज्यादा वो नहीं लिखा कि राइट रिप्लेस्ड हिपेटिक हो सकती है, रिप्लेस्ड कॉमन हिपेटिक हो सकती है, एसेसरी हो सकती है, वही सब लिख देना है अपने को भी। एक फंडा जो इन्होंने लिखा कि प्रोक्सिमल जो बाइल डक्ट रहती है उसकी सप्लाई आती है राइट हिपेटिक से, मोस्टली प्रोक्सिमल बाइल डक्ट की सप्लाई राइट हिपेटिक से आती है जनरली। ठीक है ना, तो अपने को प्रिजर्व करना है इसको, नहीं तो एनास्टोमोसिस जो करेंगे वो सड़ जाएगा बड़ा बड़ा। ठीक है, तो राइट हिपेटिक का फ्लो प्रिजर्व रहना चाहिए, पूरा हिपेटिक का ही रहना चाहिए, बट राइट का तो रहना ही रहना चाहिए, बिकॉज प्रोक्सिमल बाइल डक्ट परफ्यूजन कम्स फ्रॉम हिपेटिक आर्टरियल सिस्टम और उसमें भी राइट हिपेटिक आर्टरी। ठीक है, तो अपने को सीलियक एक्सिस में दो ध्यान रखने, कॉमन हिपेटिक में बोलना है इसके वेरिएशन हो सकते हैं, वो बोल देने सारे। उसके बाद काटना पड़ा है तो बीच में रिवर्स सेफनेस ग्राफ्ट लगा देंगे। और तीसरी चीज बोलनी है कि एनास्टोमोसिस यहाँ से ब्लड सप्लाई रहती है तो इसको प्रिजर्व करना है। ठीक है, ये हो गया CHA वाला। अब पोस्ट ऑप केयर में वही सब एनाल्जेसिक और ब्लड को एंटीकोगुलेंट्स, तो ये हेपरिन और एस्पिरिन वगैरह देते हैं और एस्पिरिन पे डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा ईरास प्रोटोकॉल सारा लिखना है इसमें, ठीक है ना, ईरास लिख देना, काम चल जाएगा। उसके बाद आउटकम पे भी पूछा था उन्होंने कि आउटकम में क्या है, तो आर्टरी का तो मेरे को इतना बढ़िया नहीं मिला, वेन में इन्होंने एक टेबल बना रखा अच्छा सा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट ही है, इधर वाला आर्टरी का है, ये वाला ये आर्टरी का, विपल्स का है, ये विपल्स विद वेन डिसेक्शन का है, तो ये ऑलमोस्ट नियर अबाउट सेम ही है। ऑपरेशन ड्यूरेशन, तो ये सारे जो अपन हर स्टडी में पढ़ते हैं, रिजल्ट ऑलमोस्ट कंपेरेबल लिख के अपना ये पन्ना भर जाएगा। अपने को याद सिर्फ ये रखना है, ऑपरेटिव ड्यूरेशन, ब्लड लॉस, आईसीयू केयर, वो भी सेम है, कॉस्ट ऑफ मॉर्बिडिटी, क्लेवेन डिंडो, इन हॉस्पिटल मोर्टिलिटी, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस रेट, ऑन्कोलॉजिकल आउटकम, सर्वाइवल, ये सब लगभग सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के आउटकम ऐसा है कि सेम है, रिजल्ट आर इक्वल। थोड़ा सा अर्ली मोर्टिलिटी इसमें ज्यादा होता है 30 डे वाला, क्योंकि बड़ा सर्जरी है तो मोर्टिलिटी का इश्यू रहेगा। और ओवरऑल सर्वाइवल में एक चीज ये रहेगी कि भाई डिजीज एडवांस है तो डेफिनेटली उनसे थोड़ा कम रहेगा सर्वाइवल। ठीक है, ये रेफरेंस में दिख देना है अपने को, पेंग और फैनसेलू, इन दोनों का है टेबल ये, पेंग एंड फैनसेलू, पेंग और फैनसेलू। ठीक है, तो आर्टरी में ज्यादा कुछ नहीं, सीलियक आर्टरी, एप्पल बाई, सुपरचार्ज्ड, CHA, एनोमलीज, काटा तो फिर ग्राफ्ट लगा देंगे। और प्रोक्सिमल जो बाइल डक्ट रहता है उसकी सप्लाई आती है राइट हिपेटिक आर्टरी से, तो वो तो प्रिजर्व करना ही करना है। ठीक है, ये था, थैंक यू। बाय गॉड।